हेलो एवरीवन। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था, डज सोल एग्जिस्ट। उसे देखकर मुझे बहुत फ़ोन आए। कई दोस्तों, परिचितों ने बताया कि उस वीडियो में मेंशन घटनाओं से मिलती-जुलती घटनाएँ उनके या उनके परिवारजनों या दोस्तों के साथ भी हुई हैं। उन सब ने जो-जो मुझे बताया, उसे सुनकर मेरी हैरानगी और बढ़ गई। इस सब ने मुझे और पुश किया कि मैं उन फिनोमेना को गहराई से समझूँ, कोशिश करूँ। कई दिन जब-जब भी फुर्सत मिली, मैंने इस विषय पर पढ़ा, छानबीन की, समझने की कोशिश की। पहचान के सीनियर जर्नलिस्ट, कॉलमनिस्ट से बात की, जिन्होंने इस विषय पर पास्ट में इवेंट्स या स्टोरीज़ कवर की थीं। कई लेख पढ़े, स्पिरिचुअल मास्टर्स का इस विषय पर क्या कहना है, जानने की कोशिश की। क्वांटम फिज़िक्स के कई स्कॉलर्स की इंटरव्यूज़ सुनी, जैसे फ्रैंकफर्ट इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडीज़ की रिसर्च फेलो सबीन होज़फेल्डर, यूनिवर्सिटी ऑफ सरे के प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स डॉक्टर इयान थॉम्सन, डियोगो वालेडास पोंटे, लोथार शाफर। इन सब सोर्सेज़ से मुझे क्या पता चला और इस सबसे सुपरनैचुरल दुनिया और स्पिरिट्स के बारे में, सोल के बारे में क्या तस्वीर उभरी, उसको शेयर करने से पहले मैं आपसे वो इंसिडेंसेस शेयर करना चाहता हूँ, जो उन्होंने शेयर किए, जिनके मुझे फ़ोन आए या फ़ेस टू फ़ेस मिले। मेरे एक मित्र हैं, जो एक बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट के अकाउंट्स चीफ रिटायर हुए हैं, हाल ही में। मेरा वीडियो देखने के बाद उनका फ़ोन आया और उन्होंने अपना एक रोंगटे खड़े कर देने वाला एक्सपीरियंस सुनाया, जिसे सुनकर मैं स्टन्ड था। वो बोले, उन्होंने सालों पहले हुए इस वाक़ये को वक़्त बीत जाने पर किसी को नहीं बताया, पर वीडियो देखने के बाद दोबारा याद आ गया। ही सेड करीब 20 साल पहले वो अपने परिवार के साथ नॉर्थ इंडिया के एक प्रसिद्ध माता के मंदिर, जो उनके शहर से काफ़ी दूर था, वहाँ गए, किसी मन्नत के पूरे होने पर। वहाँ देवी की पूजा, प्रार्थना के बाद, मन्नत पूर्ति का वचन पूरा करने के बाद, सारा परिवार उस रात वहीं रुक गया, टेम्पल कॉम्प्लेक्स के पास ही एक होटल में। अगली सुबह मेरे दोस्त ने बताया, बहुत जल्दी उठकर, नहा-धोकर, वो उस समय मंदिर पहुँच गए जब माता का श्रृंगार होना था। उस समय वहाँ बहुत कम लोग मौजूद थे। वहीं तभी वो वाक़या हुआ, जो मेरे दोस्त ने मुझसे शेयर किया। ही सेड जब माता की मूर्ति का श्रृंगार हो रहा था, तो अनजाने में, नादानी में, आदतन उसने अपना मिनी डिजिटल कैमरा ऑन कर दिया और वहाँ का वीडियो बनाने लगा। पर अचानक कुछ हुआ, जो पहले तो उसे समझ ही नहीं आया। हिज़ कैमरा स्टार्टेड मालफंक्शनिंग। कभी रिकॉर्डिंग ठीक से हो रही थी, कभी नहीं। पहले उसे लगा शायद बैटरी लूज़ है, वीक हो नहीं सकती थी क्योंकि फ्रेश डाली थी। बैटरीज़ निकाल कर फिर डालने के बाद जब इश्यू सॉल्व नहीं हुआ, कभी कैमरा चल रहा था, कभी नहीं, तो उसे बहुत हैरानगी हुई। पिछले दिन तक तो कैमरा सही सलामत था। आज अचानक गॉड नोज़ व्हाट हैपेंड। वो कुछ मिनट के लिए वहाँ से बाहर आए और शॉक्ड हुए ये देखकर कि कैमकॉर्डर बाहर बिल्कुल ठीक चल रहा था। वापस मंदिर के गर्भगृह के पास आए और वीडियो बनाना शुरू किया, तो सेम प्रॉब्लम। फिर अचानक मेरे फ्रेंड ने नोट किया कि कैमरा की स्क्रीन तभी शेक कर रही थी, जैसे रास्टर आ रहा हो, दाने-दाने, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिस्टर्बेंस हो, मैग्नेटिक फील्ड इंटरफेरेंस हो, जब लेंस माता की मूर्ति की तरफ होता था। दाएँ या बाएँ या किसी और डायरेक्शन में वो बिल्कुल ठीक चल रहा था। ये नोट करते ही मेरे उस दोस्त ने बताया, उसके हाथ-पैर काँपने लगे, डर से। धड़कनें तेज़ हो गईं कि ये क्या हो रहा है? मेरे उस दोस्त ने भले एमकॉम की हुई थी, पर टेम्परामेंट वाइज़ वो हमेशा बहुत साइंटिफिक, लॉजिकल था। ऐसा एक्सपीरियंस उसकी समझ से परे था। घबराकर कैमरा बंद करके वो कुछ कदम पीछे हटा और वहीं दरी पर बैठ गया, दीवार का सहारा लेकर। माता का श्रृंगार होता रहा, मंत्रोच्चारण के साथ। इंसिडेंटली वहाँ खड़े किसी को भी पता नहीं चला, जो मेरे दोस्त के साथ वहाँ हुआ था। तभी वहाँ पास खड़े एक बुजुर्ग ने नोट किया कि मेरा वो फ्रेंड पसीने से तर था। उन्होंने उससे पूछा, "तबीयत ठीक है आपकी?" मेरा फ्रेंड हड़बड़ाहट में उठा, उन बुजुर्ग का हाथ पकड़ा, उन्हें बाहर लाया और धीमी आवाज़ में, घबराकर, एक साँस में उसने उन्हें बताया जो-जो उसके साथ हुआ। "क्या मतलब है इस सब का? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है?" उसने पूछा। "आप कैमरा अंदर कैसे लाए?" उन बुजुर्ग ने धीमे से मेरे दोस्त से नाराज़गी भरी हैरानी से पूछा। वो बोले, "बेटा, कैसा लगेगा आपको यदि कोई माँ या स्त्री नहा या श्रृंगार कर रही हो और कोई उसे निहारे, रिकॉर्डिंग करे?
ये वर्जित है, पाप है। आप बच गए जो आपके साथ सिर्फ इतना हुआ, आपका कैमरा नहीं चला, वरना कई ऐसे वाक़ये सुने हैं मैंने, उस बुज़ुर्ग ने बताया, जिसमें मर्यादा न निभाने वाले के साथ अनिष्ट हुआ। आपकी नादानी शायद निष्कपट गलती समझकर माता ने आपको सिर्फ रोका है। ये सब सुनकर मेरा वो मित्र निढाल होकर वहीं नीचे बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। हिज सिंपल एक्ट मेंट सो मच। कुछ देर हक्का-बक्का वहीं बैठा रहा और फिर ना जाने उसके मन में क्या आया कि वो तुरंत वहां से उठा, कैमरा वहीं छोड़कर भीतर गया और कुछ दूर से ही घुटनों पर गिरकर श्रृंगार से सजी माता की मूर्ति की ओर माथा टेक कर मौन हो गया। उसी पोजीशन में कुछ देर भीतर रोता रहा, माफी मांगता। जब फोन पर मेरा वो दोस्त मुझे ये सब बता रहा था, तो आई कुड फील हिज फीलिंग्स, हिज देन स्टेट ऑफ माइंड, जो उस समय उसकी हुई होगी सालों पहले। ही सेड उस इंसिडेंस के बाद उसकी लाइफ में सब बदल गया। सेंसलेस लाइफ में सेंस आ गई, स्थिरता आ गई। उसने मुझे बताया कि ये इंसिडेंस उसके परिवार के अलावा बहुत कम लोगों को पता है। He said he always hesitated and feared sharing this direct, so-called paranormal, supernatural, divine experience. हालांकि उसने मुझे बताया कि वक्त बीतने के साथ उसने इस वाक़ये से डरना बंद कर दिया और इसे डिवाइन ब्लेसिंग की तरह याद करने लगा। उसने मुझसे शेयर किया कि उसे उस इंसिडेंस के बाद यकीन हो गया था कि बहुत कुछ है हमारी सेंसेस से परे, हमारी दुनिया की डायमेंशन से छिपा, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स की पकड़ से बाहर। और ऐसा भी नहीं कि हम किसी जादू की बात कर रहे हैं। शायद बस इतना कि हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारे साइंस की पहुँच, डिटेक्शन बहुत लिमिटेड है। हम बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, जो-जो भी यूनिवर्स में है, हमारे ठीक आस-पास। हम कई डायमेंशंस के ठीक बीच हैं और हमें पता ही नहीं। हमें बस 3, 4 या 5 डायमेंशंस का पता है। आपसे कुछ और इंसिडेंसेस शेयर करता हूँ। दुनिया की सबसे ऊँची चोटी माउंट एवरेस्ट को 1953 से लेकर इस साल जनवरी 2024 तक 6,664 माउंटेनियर्स क्लाइंब कर चुके हैं। इनमें से कई इंडियंस हैं। इनमें यंगेस्ट थे अर्जुन वाजपेयी, जिन्होंने 16 साल 11 महीने की एज में एवरेस्ट समिट की थी 2010 में। उसके अगले साल यानी 2011 में उन्होंने लाहौत्से पीक अटेम्प्ट की, जो है तो एवरेस्ट की बगल में ही, पर कई मानते हैं कि टेक्निकली वो एवरेस्ट से ज़्यादा डिफिकल्ट है। एवरेस्ट और लाहौत्से पीक का रास्ता लगभग 7,900 मीटर ऊंचे साउथ कोल तक कॉमन है। उस ऊंचाई पर वहां से एवरेस्ट चढ़ने वाले लेफ्ट मुड़ जाते हैं और लाहौत्से अटेम्प्ट करने वाले राइट। अगली सुबह लाहौत्से फाइनल समिट पुश से पहले माउंटेनियर्स लाहौत्से कैंप 4 पर एक रात के लिए रेस्ट करते हैं। लाहौत्से पीक ठीक उस कैंप के ऊपर है, पर 600 मीटर यानी आधा किलोमीटर स्टीप ऊपर। उस कैंप में उस रात अर्जुन वाजपेयी के साथ जो एक्सपीरियंस हुआ, वही वो दूसरा इंसिडेंस है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। रात को बर्फ से घिरे 7,900 मीटर की ऊंचाई पर अपने छोटे से टेंट में, जिसमें शेरपा और बाकी क्लाइंबर्स भी थे, सोने की कोशिश कर रहे थे अर्जुन। तभी उनको अचानक बाहर बर्फ पर किसी माउंटेनियर के चलने की आवाज आई। टिपिकल बर्फ को क्रश करते माउंटेनियर जूतों की यानी क्रैम्पॉन्स की कचर-कचर की अनमिस्टेकेबल आवाज। उन्होंने अपने छोटे से टेंट की ज़िप थोड़ी खोलकर बाहर झाँका, तो उन्हें कोई नहीं दिखा। कोई फुटप्रिंट्स भी नहीं दिखे और हेलमेट लैंप की लाइट भी नहीं। पहले तो उन्हें लगा शायद उनका वहम था, प्रोबेबली ही वाज़ हैल्यूसिनेटिंग। पर जब पास लेटे शेरपा ने कहा कि उसको भी किसी माउंटेनियर के बर्फ पर चलने की अनमिस्टेकेबल आवाज़ सुनाई दी थी, तो दोनों स्टन्ड थे। एक और बड़ी हैरानी की बात ये थी कि बूटों की आवाज़ टेंट के पीछे से आई और टेंट का चक्कर लगाकर इस तरफ चली गई, जिस तरफ कोई रास्ता नहीं था। जैसा मैंने पहले बताया कि लाहौत्से पीक कैंप के ठीक सिर पर लगभग आधा किलोमीटर ऊपर थी। वैसे तो उस समय कोई क्लाइंब नहीं करता, इतनी लेट। पर फिर भी जाना होता तो क्लाइंबर ऊपर जा रहा होता या नीचे जा रहा होता। जिस तरफ जूतों के जाने की आवाज़ थी, उस तरफ कोई रास्ता नहीं था। उस तरफ जाने का कोई तुक नहीं था। एवरेस्ट पर आज तक
10-20 नहीं, 330 से ज़्यादा माउंटेनियर्स की डेथ हो चुकी है, ऊपर चढ़ते या नीचे उतरते। और इनमें से लगभग 200 बॉडीज़ आज तक वहीं हैं, पहाड़ पर, बर्फ में दबी या ओपन, पत्थर की तरह सख्त जमी हुई या खाई में गिरी। एवरेस्ट के रास्ते में ऐसी ही एक खाई को रेनबो वैली कहते हैं, जहाँ पे दर्जनों माउंटेनियर्स की डेड बॉडीज़ पड़ी हैं विद देयर सूट ऑन। वो रंग-बिरंगे फ्लोरोसेंट कलर के जैकेट्स और सूट्स होते हैं, जिनकी वजह से अगर आप उस वैली में देख पाएँ तो आपको बहुत रंग दिखेंगे, व्हाइट चमकती हुई स्नो के बीच में। दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड रेनबो वैली। ऐसा माना जाता है कि जब कोई भी इंसान कुछ काम बहुत ही पैशन से कर रहा हो या उसकी कोई बहुत प्रबल इच्छा होती है, कोई ड्रीम होता है और उसे पूरा करते हुए अगर उसकी डेथ हो जाए, ड्रीम, पैशन, इच्छा अधूरी रह जाए, एनर्जी टेंड्स टू लिंगर ऑन। वो ऊर्जा गायब नहीं होती, वहीं रहती है, आस-पास, इधर-उधर। एनर्जी डज़न्ट फाइंड पीस, ऊर्जा शांत नहीं होती। इंसान का इनोसेंट, पावरफुल पैशन उसके एक ऐसे प्यारे पेट की तरह होता है, जो अपने मालिक के शरीर के खत्म हो जाने, रुक जाने के बाद भी वहीं बहुत देर तक आस-पास घूमता, मंडराता, भटकता रहता है। इस आस में कि उसका मालिक कभी उठेगा और वहाँ लेकर जाएगा, वो करेगा जो करना था। एवरेस्ट क्लाइंब करते समय भी क्लाइंबर्स को अक्सर आस-पास पड़ी जमी माउंटेनियर्स की बॉडीज़ दिख जाती हैं। अर्जुन वाजपेयी और शेरपा का मानना था कि बहुत मुमकिन है, उनके टेंट के आस-पास वो जूतों की आवाज़, बर्फ पर अजीबो-गरीब रास्ते पर अनएक्सप्लेन्ड चलने की आवाज़ के पीछे वैसे ही किसी माउंटेनियर की अनरेस्टेड एनर्जी थी। अनगिनत माउंटेनियर्स ने ऐसे एक्सपीरियंसेस रिपोर्ट किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नियर डेथ सिचुएशन में ऐसे माउंटेनियर को अचानक फ्लुएंट रशियन बोलते देखा गया, जो ना रशिया से था, ना जिसको रशियन आती थी। ये क्या जादू है? क्या-क्या है जो हमें पता नहीं, जिसके ना पता होने से हम इतनी तरक्की करके भी आज के आदि मानव की तरह हैं। इन्वेंटर और फ्यूचरिस्ट निकोला टेस्ला ने बार-बार कहा था कि अगर यूनिवर्स के रहस्यों को जानना है, तो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस पर फोकस करने की ज़रूरत है। एनर्जी, उसी में सब राज हैं, उसी से सब शुरू हुआ। अल्टीमेटली ब्रह्मांड और कुछ नहीं, ऊर्जा है, एनर्जी, जो अलग-अलग रूप में ट्रैप्ड है। मैटर भी एनर्जी ही है, प्रेसिपिटेटेड एनर्जी, एनर्जी का कंडेंस्ड रूप। मैटर एनर्जी की ऐसा समझ लीजिए गांठें हैं। E इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर इक्वेशन भी इसी बात को कंफर्म करती है। शास्त्रों के अनुसार जिन 5 तत्वों से शरीर बना है, उनमें से 4 एनर्जी के रूप हैं, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। 5वां तत्व आकाश यानी स्पेस, इन्हीं 4 एनर्जी तत्वों का डेरिवेटिव है। मैटर है तो स्पेस है और एनर्जी का फ्लो है तो टाइम है। दिखने वाली दुनिया, फिजिकल, विजिबल दुनिया बेसिकली सिर्फ एनर्जी है। बॉडी और सोल उसी के फॉर्म्स हैं। लाइट हो या कोई भी और फॉर्म, एनर्जी हमें बहुत सिंपल यूनिडायमेंशनल लगती है, जबकि हकीकत में ये इमेंसली कॉम्प्लिकेटेड, डेंस है, कोडेड। असल में यूनिवर्स की सारी एनर्जी इन मोस्ट लाइक्लीहुड कोडेड एनर्जी है। सिर्फ फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ नहीं, दूसरी अथाह इंफॉर्मेशन है उसमें। जस्ट लाइक डीएनए जीन, जैसे कोई क्यूआर कोड, लाइक अ ब्लॉकचेन। ये क्या कोडिंग है अभी तक हमें नहीं पता। विजिबल स्पेक्ट्रम से बाहर हम देख नहीं सकते, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी से बाहर हम सुन नहीं सकते। कुत्ते, बिल्लियां, चमगादड़, हाथी तक वो सुन देख सकते हैं जहां हमारी पहुंच नहीं। हमारी चारों ओर कोडेड एनर्जी का खेल है। शरीर दिखता है इसलिए हम हैरान नहीं होते। आत्मा और दूसरी एनर्जी के सुपरनैचुरल फिनोमेना दिखते नहीं, समझ नहीं आते तो हम इससे डरते हैं। माता के श्रृंगार वाली घटना हो या डेड वॉकिंग माउंटेनियर्स का एक्सपीरियंस, सब एनर्जी से रिलेटेड है। हम ऐसी एनर्जीज को सिर्फ शक्ति या भटकती आत्मा कहकर कैटेगराइज कर देते हैं, जबकि ये सब कोडेड हैं, कोडेड एनर्जीज हैं। इनमें बहुत कुछ है, अथाह इंफॉर्मेशन, डायरेक्शन, ये भरी हुई हैं,
इनके पीछे रीज़न्स हैं। ऐसी ही एनर्जी से इंटरैक्शन से रिलेटेड एक इंसिडेंस शेयर किया मुझसे मेरे एक एक्स कोलीग ने। करीब 15 साल पहले का ये इंसिडेंस है। वो और उसका बड़ा भाई एक रात चंडीगढ़ से शिमला लौट रहे थे। बहुत लेट हो गए थे। रात के करीब डेढ़ 2 बजे थे। गुप अंधेरा था। सर्दियों की कड़कड़ाती ठंड थी। पहाड़ों, वादियों की सड़कें सुनसान खाली थी। दोनों अपनी कार में थे। छोटा भाई ड्राइव कर रहा था। जब वो कुमारहट्टी से बड़ों की चढ़ाई चढ़ रहे थे, तो अचानक चलती कार की विंड स्क्रीन में उन्होंने आगे सड़क के लेफ्ट साइड में देखा, एक आदमी खड़ा था, जिसने उन्हें रुकने के लिए हाथ हिलाकर इशारा किया। छोटे भाई ने इंस्टिंक्टिवली कार स्लो की और रुकने ही वाला था कि बड़े भाई ने ज़ोर से ऑलमोस्ट चीखते हुए कहा, रुक मत, चलता रह।" छोटा भाई एकदम से डर गया ये सुनकर, पर भाई की बात सुनकर उसने गाड़ी तेज़ कर दी, रुका नहीं। थोड़ा आगे जाके उसने घबराहट में भाई से पूछा कि, "भाई क्या हुआ?" बड़ा भाई घबराया हुआ था, बोला, "इस समय पता नहीं कौन है ये आदमी, यहाँ क्यों खड़ा है?" छोटे भाई ने सिर हिलाया और धीरे से बोला, "बात तो ठीक कही भाई आपने।" वो अभी कुछ 50-100 मीटर ही गए होंगे आगे कि दोनों ने रियर व्यू मिरर में देखा कि वो आदमी कार के पीछे भागने लगा। दोनों ये देखकर घबरा गए। छोटे भाई ने गाड़ी तेज़ कर दी, पर दोनों के दिलों की धड़कन तेज़ हो गई जब उन्होंने देखा वो आदमी भी और तेज़ भागने लगा। बड़े भाई ने पीछे देखते हुए इंस्टिंक्टिवली छोटे को बोला, "भगा भाई भगा।" छोटे भाई ने डेंजरस पहाड़ी रास्ते के बावजूद कार और एक्सेलरेट कर दी। करीब 30 किलोमीटर के लिए डिज़ाइन्ड रोड पर रात के अंधेरे में उसने कार करीब 80 किलोमीटर से भी ज़्यादा स्पीड अप कर दी। दोनों के होश उड़ गए, पसीने-पसीने हो गए जब उन्होंने देखा कि उस पीछे भागते आदमी ने भी अपनी स्पीड बढ़ा दी और कार से आगे निकल गया, पर सड़क पर नहीं आया। साइड में हँसता भागता रहा, रुकने के लिए इशारा करता रहा। दोनों भाइयों ने मुझे बताया कि उनके अंदाज़े से वो पर्सन 100 किलोमीटर पर आवर से भी तेज़ भागा होगा, यानी 100 मीटर्स इन लेस देन 4 सेकंड्स। इम्पॉसिबल स्पीड बाय एनी ह्यूमन। उन्होंने मुझे बताया कि पता नहीं कितनी देर तक वो आदमी गाड़ी से आगे, गाड़ी से तेज़ भागता रहा, पर मर्सीफुली पता नहीं क्यों कार के आगे नहीं आया, वरना पता नहीं क्या होता। फिर अचानक वो भागते-भागते उसी सुपर स्पीड पर सड़क किनारे ऊपर जाती है एक पगडंडी पर अचानक चढ़ गया और गायब हो गया। पर दोनों भाई अगले कई किलोमीटर रुकना तो दूर, स्लो भी नहीं हुए। छोटे भाई ने बताया कि वो आज तक हैरान है कि वो उस डेंजरस रास्ते पर उतनी तेज़ कार कैसे चला पाया, कैसे एक्सीडेंट नहीं हुआ। कई साल बीत जाने के बाद आज भी उन दोनों को उस जगह से दहशत है। आज भी उस सुपर स्पीड पर भागते या यूँ कहें सड़क पर उड़ते उस इंसान या जो भी था वो, उसकी तस्वीर उनके दिमाग में बार-बार रिप्ले करती है, जब भी उस रात का ज़िक्र छिड़ता है। ऐसे ही मैं एक पर्सन को जानता हूँ, जो अगर किसी भी ऐसे टर्मिनली इल पेशेंट से अनजाने में मिल ले, जिसकी जान ना निकल रही हो, तो उस पर्सन के वहाँ आकर लौटते ही उस टर्मिनली इल पेशेंट की पीछे से डेथ हो जाती है। वहीं मैं एक ऐसी लेडी को भी जानता हूँ, जो जब तक कहीं मौजूद रहे, तब तक वहाँ किसी भी टर्मिनली इल पेशेंट की जान नहीं निकलती। वो दर्द में रहता है, तड़पता, पर ही डज़न्ट डाई। अक्सर उस लेडी को वहाँ से जाने के लिए रिक्वेस्ट की जाती है, जिनको इस बात का पता है। इन दोनों लोगों और इनसे रिलेटेड इंसिडेंसेस का मैं चश्मदीद गवाह हूँ। मेरे सामने हुआ ऐसा कई बार। मैं ऐसे भी कई लोगों को जानता हूँ, जिनके बारे में मुझसे कइयों ने शेयर किया कि उनकी नज़र बहुत नेगेटिव है, बुरी है। सुनने में अनसाइंटिफिक लगता है, बट इफ यू सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव, यू काइंड ऑफ स्टार्ट सीइंग थ्रू इट। व्हेन आई ट्राइड टू सी द रीज़न बिहाइंड ऑल दिस थिंग, तो मैंने पाया कि उनमें से कइयों ने इतना दुःख देखा है, फ्रस्ट्रेशंस, ट्रेजेडीज़ देखी हैं अपनी लाइफ़ में कि जब भी वो किसी को सुखी, कंफर्टेबल, अच्छी परिस्थिति में देखते हैं, तो अनजाने ही बेहद नेगेटिव एनर्जी स्प्रे हो जाती है उनसे। ऑन द कंट्रेरी मैंने ऐसे कई लोगों के बारे में भी सुना है, जिनको किसी की कभी भी कोई सो कॉल्ड बुरी नज़र नहीं लगती। कोई जादू, टोटके, तंत्र-मंत्र का उन पर असर नहीं होता है। कोई अदृश्य ऑरा, कोई एनर्जी उनके आस-पास होती है, उन्हें प्रोटेक्ट करती है, जाने-अनजाने। बहुत मुमकिन है इससे मिलते-जुलते रीज़न्स की वजह से
कमज़ोर ऑरा वालों को तावीज़ या लॉकेट या होली धागे पहनाए जाते हैं। हर एनर्जी एक महाशून्य से उठी डिस्टर्बेंस है। एनर्जी का होना ही रेस्टलेसनेस है, एक अनसस्टेनेबल स्टेट, एक तड़पन अपने सोर्स से बिछड़ने की। एनर्जी का ना होना महाशांति है, शून्य। ब्रह्मांड में सारी गेम एनर्जी की है, उसी में सब राज है। एस्ट्रोफिजिक्स और मेटाफिजिकल फिनोमेना में इंटरेस्ट रखने वाले एक पंडित जी ने मुझे बताया कि आरती के बाद की लौ और मंदिरों, गुम्पाओं और धार्मिक स्थानों में लगातार जलने वाले दियों की लौ बाकी दिखने वाली नॉर्मल लॉ से अलग होती है। सो कॉल्ड कोडिंग के मामले में इट इज लिंक्ड टू मच मोर देन एनी अदर कंबस्शन फ्लेम। उस लॉ का संबंध और संपर्क उन्होंने बताया किसी और दुनिया से होता है। रात का अंधेरा रात की शांति बताती है कितने बड़े ऑडियो विजुअल वर्चुअल इनविजिबल शोर के नशे में हैं हम। शायद इसीलिए हमारे बुजुर्ग शाम को दिया या लाइट जगाने पर ईश्वरीय शक्ति को प्रणाम करते थे, अभी भी करते हैं। आज तक आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के फंडामेंटल पोस्टुलेट में माना जाता रहा है कि कुछ भी लाइट की स्पीड से तेज नहीं चल सकती, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पर निकोला टेस्ला का दावा था कि उन्होंने अपनी एक्सपेरिमेंट्स में लाइट से 50 गुना तेज कॉस्मिक रेज का पता लगाया था, जो आर्कट्यूरस स्टार से आ रही थी, जो हमारे आसमान में चौथा सबसे ब्राइट सितारा है। मैंने अपने यूनिवर्स ओरिजिन के वीडियो में शेयर किया था कि एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में 4 कला, 9 कला, 12 कला, 16, 20, 40, 100 कला की स्पीड या डायमेंशंस वाले फिनोमेना का जिक्र है। कला मतलब डायमेंशंस, जैसे 4 डायमेंशंस की हम बात करते हैं, 3 ऑफ स्पेस, 1 ऑफ टाइम। इसी तरह दर्जनों, सैकड़ों डायमेंशंस हैं, इनका जिक्र है। एंड देयर आर वेज फॉर एनर्जी टू ट्रेवल एट स्पीड्स मच हायर देन नॉर्मल लाइट। इन डायमेंशंस के लिए मटेरियल वर्ल्ड की बंदिशें नहीं है। अनफॉर्चुनेटली टेस्ला डाइड बिफोर एनी कंफर्मेशन। तिब्बत के दूर दराज के मठों में आज भी ऐसी योग विद्याओं के मास्टर हैं जिससे मृत्यु के समय उनका शरीर लाइट में डिसॉल्व हो जाता है। पीछे सिर्फ गुड़िया जितना हल्का शरीर रह जाता है जिसे हाथ से उठाया जा सकता है। बाकी अधिकांश हिस्सा ट्रैप्ड एनर्जी के पुनर्जीवन चक्र से मुक्त हो जाता है। डीकोडेड एनर्जी यूनाइट्स विद इट्स सोर्स। अगर आप सोचना शुरू करें कि आप कौन हैं तो आप हैरान हो जाएंगे। मुझे कई स्कॉलर्स ने बताया कि पेंटिंग्स में, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स में, फोटोग्राफ्स में इंसानों और बाकी सबकी एनर्जीज की रिफ्लेक्शंस, एनर्जीज ट्रैप हो जाती हैं। एंड ऑल दिस कॉम्प्लिकेट्स थिंग्स फर्दर। दिसंबर 2013 में रिसर्चर्स डियोगो वालडास पोंटे और लोथार शाफर ने अपना एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया जिसका टाइटल था कार्ल गुस्ताव यंग, क्वांटम फिजिक्स एंड द स्पिरिचुअल माइंड, अ मिस्टिकल विजन ऑफ द 21st सेंचुरी। उस पेपर में दोनों ऑथर्स कार्ल यंग के हवाले से कहते हैं, क्वांटम फिजिक्स इज मोर देन फिजिक्स, इट इज अ न्यू फॉर्म ऑफ मिस्टिसिज्म एंड द कनेक्शन ऑफ आवर माइंड्स विद द कॉस्मिक माइंड। वो लिखते हैं कि कार्ल गुस्ताव यंग के पास हिम्मत थी ये कहने की कि इंसानी मस्तिष्क गाइडेड और कंट्रोल्ड है पावरफुल सिस्टम्स से, ऐसे कॉस्मिक सिस्टम से जिसका ना कोई मास है ना एनर्जी, जो असली हैं पर इनविजिबल, अदृश्य हैं। यहाँ एनर्जी से उनका तात्पर्य शायद एनर्जी के पीछे के रीजंस, कॉज से है। बहुत से और इंसिडेंसेस, थॉट्स हैं शेयर करने के लिए, पर चूंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया है इसलिए वो सब फिर कभी शेयर करूंगा आपसे, गॉड विलिंग। चलते चलते बस एक शॉकिंग विचार और शेयर कर लूं आपसे, जो एक गुमनाम जीनियस एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिशनर ने मुझसे शेयर किया। उनका कहना था कि कितनी विडंबना है कि जन्म के समय तो हम नक्षत्रों, ग्रहों की स्थिति रिकॉर्ड करते हैं, नोट करते हैं, कुंडली बनाते हैं, पर मृत्यु के समय पर आगे के सफर को जानने के लिए कोई प्लैनेट्स, कॉन्स्टलेशन नहीं देखता, कुंडली नहीं बनाता, और इस वजह से वो सारे आगे के राज छूट जाते हैं। इंटरवल के बाद क्या हुआ है ये किसी को इल्म नहीं होता।
ऐसा शायद इसलिए होता है क्योंकि इंसान खुद तो होता नहीं और कोई पीछे चिंता नहीं करता, इंटरेस्टेड नहीं होता। शरीर से मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। सोल है या नहीं और क्या है, ये सब मैं आपकी समझ पर छोड़ता हूँ। पर मेरे विचार में है और वही सब है। बस फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि मैं उसे एनर्जी कहता हूँ, कोडेड एनर्जी। सब एनर्जी का खेल है। बहुत से लोग कहते हैं मोक्ष चाहिए किसको जब लाइफ़ इतनी रंगारंग है, एक्साइटिंग है। वेल दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ द एनर्जी गेम। Everything is fantastically, tragically balanced with self neutralizing emotions in the long run. Thank you so much for listening so patiently. Thank you for your time. God bless you.